motion of charge particle in magnetic field, in uniform magnetic field, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने चार्ज पार्टिकल फोर्स पढ़ लिया था मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। वो क्या था, फोर्स ये था F इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी, क्यू बी क्रॉस बी, दैट इज क्यू बी बी साइन थीटा, ये फोर्स था। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, ये पहले ही पढ़ चुके, दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार, फिर रिकॉल कर देता हूं। इससे पहले वाली क्लास में बता दिया, एक थीटा 0 और थीटा 180, यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके पैरेलल मूव कर, पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो थीटा 0 हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो थीटा 180 हो गया। इस केस में sin 0 भी 0 और sin 180 भी 0 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं, कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है या सिंपल बोल सकते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करता है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी अनडेविएटेड मूव करेगा। एक हमने केस यही पढ़ लिया था, ये थीटा 90 तो sin 91, तो F इक्वल्स टू क्यू बी बी, ये फोर्स लगेगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा पर्टिकुलर चार्ज और पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, पर्टिकुलर चार्ज पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, ठीक है। थीटा चेंज करने से ये मैक्सिमम फोर्स लग जाएगा, लेकिन ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पहले जब ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा, इसको थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। Fm कितना लगा, QBB, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये फोर्स जो लग रहा है Fm, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। जैसे सपोज कर लिया मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द बोर्ड है, आपके लिए हो गया इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, ये इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, आपके प्लेन ऑफ द पेपर v वेलोसिटी से, तो इसमें फोर्स लगेगा। अब मैं ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे इसको हटा देते हैं, मान लीजिए पूरे मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको डायग्राम नहीं दिखे इसलिए, तो इसमें फोर्स लगेगा। अब देखो राइट हैंड रूल से निकालता हूं, ये राइट हैंड या आप लेफ्ट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया, इनटू द बोर्ड, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी सपोज करो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, थंब दे दिया, फोर्स कितना लग गया, अपवर्ड, ठीक है। अब प्रैक्टिकली ऐसे समझोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपके प्लेन ऑफ द पेपर ऐसे हो गया डाउनवर्ड, और चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया, ऐसे डाउनवर्ड, और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, तो फोर्स कितना लग गया मैग्नेटिक फील्ड का डाउनवर्ड, चार्ज पार्टिकल ऐसे, अगर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव तो अपोजिट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन इधर, फोर्स लग गया ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा ऐसे मूव करेगा, तो इसका फोर्स ऐसे लगेगा, तो फोर्स लगते ही अगर यूनिफॉर्म है सारा मैग्नेटिक फील्ड पूरी जगह, तो ये सर्कुलर ऐसे हो जाएगा, ऐसे सर्कल में आ जाएगा, और उस पे फोर्स लगेगा वो F ऐसे लग जाएगा F, तो इसको ऐसे घुमा देगा और सर्कल में मूव करने लग जाएगा। ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हर पॉइंट में पर्टिकुलर फोर्स लगता रहेगा और इसको हर पॉइंट पर डिफ्लेक्ट करेगा, जो पार्टिकल सर्कुलर हो जाएगा QBB। इसका कारण वही है कि फोर्स परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है परपेंडिकुलर लगता है, इससे पहले वाली क्लास में बता दिया है, F परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, देयर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, पहले वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का है, तो F परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। F परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, जब क्लास में पढ़ा F डॉट ds, यानी F ds
cos थीटा, थीटा कितना हो गया परपेंडिकुलर से 90, तो बर्डन कितना आ गया 0। तो ये फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बर्डन नहीं करेगा, बर्डन 0 होगा तो वही वर्क एनर्जी थ्योरम W इक्वल टू क्या होगा डेल्टा के। अब W 0 तो डेल्टा के 0, काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहने का मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अब फोर्स तो कंटिन्यू लग रहा है परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, तो परपेंडिकुलर लगता रहेगा और इसको सर्कुलर घुमाता है, हर पॉइंट पर डिफ्लेक्ट करता रहेगा। ये फोर्स एवरी पॉइंट पर डिफ्लेक्ट करेगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा और सर्कल में से घुमाता रहेगा इसको। तो ये पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करेगा इसके अंदर तो सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन होगा, परपेंडिकुलर फोर्स है। अब ध्यान रखना सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है तो हर पॉइंट पे इसको डिफ्लेक्ट करता रहेगा। लेकिन स्पीड को v आपका स्पीड है, v क्या रहेगी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। यानी इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो रहेगा कांस्टेंट, लेकिन मैग्नीट्यूड तो रहेगा कांस्टेंट, लेकिन यस डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये वाला तो पार्ट हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो इस सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहेगा। अब तो सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, मोमेंट मोशन होता है, तो हम जानते हैं सर्कुलर पाथ मेंटेन रखने के लिए सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब देखो सेंटीमीटर एक्सप्रेशन में पढ़ा था ना p² r रेडियस, ये a, तो फोर्स क्या होता है F इक्वल टू ma, तो ये सेंटीमीटर फोर्स हो गया v² r। जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब दिस सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइडेड बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स। जब सर्कुलर मोशन होगा तो नेचुरली सेंटीमीटर फोर्स होगा, तो सेंटीमीटर फोर्स ये सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला याद रख देता हूं। तो F इक्वल टू ma, a की वैल्यू रखी, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हम 4 चैप्टर में पढ़ के आ गए, ये सेंटीमीटर फोर्स हो गया। सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, तो सेंटीमीटर सर्कुलर मोशन होगा, सेंटीमीटर फोर्स लगा। सेंटीमीटर फोर्स क्या है mv² r इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स QPB। अब देखो एक वेलोसिटी कट गई, ये तो r निकाल लो, इससे r क्या आएगा, r उधर ले जाओ, mv/qb, ये रेडियस आ जाएगी। वो चार्ज पार्टिकल का मास m है, स्पीड v है, ये चार्ज q है, v मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा है 90 है, तो ये रेडियस आएगी r इक्वल टू mv/qb, ये रेडियस होगी। अब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इसी केस के लिए, ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी एक राउंड का टाइम, इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल T। ऐसे सर्कुलर पाथ को घूम मूव कर रहा है, रेडियस सपोजली r है, तो टोटल डिस्टेंस ये सर्कमफ्रेंस, जब टोटल एक रिवॉल्यूशन का टाइम होता है कंप्लीट करेगा इसकी सर्कमफ्रेंस, तो ये टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही 2πr/v। अब देखो 2π/v, r की वैल्यू वहां से लिख रहा हूं mv/qb, ये लिख दिया, v से भी कट गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया 2πm/qb, यानी टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। टाइम पीरियड ये 2πm/qb, ये टाइम पीरियड आ गया आपका। टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, स्पीड कुछ भी हो सकती है, ठीक है। टाइम पीरियड इसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसे स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ा कर जाएगा, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड उसका उतना ही रहेगा। आगे समझ में, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड v पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब ये तो एक रिवॉल्यूशन का टाइम है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, देखो एक रिवॉल्यूशन कितना टाइम लगा,
एक रिवॉल्यूशन टाइम टी टाइम में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं? एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे? 1/t। टी सेकंड में हो रहा है एक रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितने होंगे? 1/t। इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t। टी सेकंड में एक रिवॉल्यूशन, एक सेकंड में 1/t रिवॉल्यूशन। 1/t मींस इसका रेसिप्रोकल लिख दो, qv/2πm, ये फ्रीक्वेंसी होती है। वो तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ही होता है फ्रीक्वेंसी। बस आपको ये जो सर्कल में घूमेगा एक राउंड का टाइम ये रहा, एक सेकंड में कितने राउंड लेगा वो ये रहा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। ये थीटा 90 के लिए केस था, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब कुछ केस ऐसा भी होगा, थर्ड केस, वो हम पढ़ रहे हैं इसमें। इस बस थर्ड केस में क्या है, जैसे सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे और थीटा एंगल बनाता है, तो थर्ड केस ये है, यहां लिख देता हूं, व्हेन एंगल बिटवीन शॉर्टकट लिखा है बिटवीन v एंड b, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू थीटा। अब 0 पे भी नहीं है, 180 पे भी नहीं है, 90 पे भी नहीं है। अब कोई भी आर्बिट्ररी एंगल पे एंटर कर गया, सपोज थीटा पे लग गया, तो इस पे फोर्स तो वही लगेगा, क्यों भी sin थीटा, ठीक है। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे यहाँ, एक तो b के अलोंग कंपोनेंट वो हो जाएगा b cos थीटा, एक b के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा b sin थीटा। तो लिख रहा होगा कंपोनेंट और वेलोसिटी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, मैंने सिंपली b लिख दिया, अलोंग b। इसको मैं ऐसे लिखता हूं b पैरेलल, वो क्या हो गया b cos थीटा। अब ठीक है, और एक बार वो भी लिख देता हूं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू b। अब इसको मैं लिख देता हूं b ऐसे परपेंडिकुलर, ये हो गया b sin थीटा। अब देखो b cos थीटा का जो डायरेक्शन है वो तो b में है, b से मैग्नेटिक फील्ड से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अनअफेक्टेड वेलोसिटी से मूव करेगा इन इस डायरेक्शन में, यानी ये कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चार्ज पार्टिकल मूव कराएगा। लेकिन b sin थीटा परपेंडिकुलर है, तो इसको सर्कल में रोटेट कराएगा। अब ये तो उसके b के डायरेक्शन में इसको मूव कराएगा, ये सर्कल में रोटेट कराएगा, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कल बनाते हुए ऐसे, ये b cos थीटा अनअफेक्टेड मूव करेगा, यानी अनअफेक्टेड रहेगा कंपोनेंट वेलोसिटी का। इसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कराएगा। और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी क्या करती है, सर्कुलर घुमा देगी, तो इसका जो पाथ बनेगा वो हेलिकल पाथ बनेगा, ऐसे सर्कल में घूमता हुआ ऐसे आगे मूव करेगा, ठीक है। हेलिकल पाथ सर्कल में मूव करेगा, और ये कंपोनेंट इसको, ये वाला कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करा देगा, और ये कंपोनेंट इसको सर्कल में घुमाएगा। तो इसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ। चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा हेलिकल, स्प्रिंग की तरह हेलिक्स बना देगा। तो चार्ज पार्टिकल अगर थीटा एंगल से एंटर कर गया, यानी 90 से नहीं, 0 से नहीं, 180 से नहीं, समथिंग थीटा एंगल से एंटर कर गया, कोई भी एंगल 30, 40, 20, 10, तो हेलिकल पाथ से मूव करेगा। उसका रीजन यही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b cos थीटा अनअफेक्टेड रहेगा, जो चार्ज पार्टिकल को b के डायरेक्शन में मूव कराएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ b, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो b के परपेंडिकुलर है वो उसको सर्कुलर घुमा देगा। तो इसका पाथ कैसा हो गया, हेलिकल हो गया। तो इसमें भी अब रेडियस तो बनेगी ना एलएस की, सर्कुलर पाथ ही तो है, ऐसे सर्कल बनाता बनाता आगे बढ़ेगा। तो इसकी रेडियस क्या आएगी, रेडियस आपने अभी निकाली ना, r = np अपॉन qb, या शुरू से निकाल लो। इसमें सर्कुलर पाथ में क्या लगेगा, रेडियस से निकाली थी आपने, nb अपॉन qb। अब b की जगह b sin थीटा लेते हो डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर ऐसे निकाल सकते हो, इसमें ये सेंटीमीटर फोर्स लगेगा, mb² अपॉन r = qbb, लेकिन b की जगह क्या यूज होगा, b sin थीटा, सर्कुलर ये घुमा रहा है,
एम बी साइन, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, बी साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन रेडियस इसकी सपोज आर है सर्कुलर पाथ की, इक्वल्स टू यहाँ क्यू बी कौन सा, बी साइन थीटा, क्यू बी साइन थीटा और बी। अब तो वही बी साइन थीटा कट गया, आपको आर निकालना है, इसको सबको नीचे ले आना, तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक बी साइन थीटा कट जाएगा, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जिसको यहाँ बी की वैल्यू यहाँ बी साइन थीटा डाल दोगे तो ये आ जाएगा एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये हमने इससे पहले निकाल लिया था, आर इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो ये आर आ गया आपका। अब इसको डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, आर का फॉर्मूला आपका क्या था, एम बी अपॉन क्यू बी, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन बी यहाँ कौन सी यूज हो रही है, बी साइन थीटा, सर्कुलर ये मूव करा रही है, ये कंपोनेंट वेलोसिटी है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई, इसमें बी की जगह आप पहले लोगे बी साइन थीटा, अब वेलोसिटी हो गई, यहाँ वेलोसिटी कौन सी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी यूज है, एम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, एम बी और ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है अपॉन क्यू बी, तो एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये रेडियस आ गई। अब इसका टाइम पीरियड तो आपको फिर ऐसे निकलेगा, टाइम कितना लगेगा एक रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, इसको लिख दिया मैंने टी, तो टी क्या होगा, 2 पाई आर, एक रिवॉल्यूशन का सरकमफ्रेंस डिस्टेंस हो गई, और ये वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी कौन सी, ये सर्कुलर मोशन के लिए है, v sin थीटा, ये ऐसे ऐसे ले सकते हो परपेंडिकुलर, और r की वैल्यू तो v परपेंडिकुलर वैल्यू तो 2 पाई r की वैल्यू हो रही m v sin थीटा, ये है अपॉन qv, और v परपेंडिकुलर क्या है, v sin थीटा, तो v sin थीटा कट गया, 2 पाई m अपॉन qv, तो ये आपका एक रिवॉल्यूशन का टाइम आ गया। ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको ऐड लिख रहा हूं 1 अपॉन टी, तो ये आ जाएगा qv अपॉन 2 पाई m, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, यानी ये स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रही है, टाइम उतना ही लगना है, स्पीड बढ़ाओगे तो उसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी, इसका मीनिंग यही है, अगर स्पीड आपने इंक्रीज कर दी तो रेडियस बड़ी होगी, लेकिन उसका टाइम उतना ही लगना है। अब देखो, ये तो आपका ये निकल गया, इसमें टाइम पीरियड निकाल दिया, सेम जैसे आपने परपेंडिकुलर बताया, इसके कंपोनेंट चेंज हुए थे। ठीक है, एक इसमें केस हो रहा है पिच। अब पिच क्या होता है, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करता है ना वो, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो पिच यही है, देखो यहां से इधर से इधर लिखता हूं, पिच ये साफ कर रहा हूं, हेलिकल पाथ बनाया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये इस रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लिया उसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर गया, वो पिच है। ठीक है, तो पिच की डेफिनेशन बता देता हूं, डिस्टेंस traveled by charged particle in the direction of magnetic field during its पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जितना उसने रिवॉल्यूशन टाइम लिया उस टाइम में वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में
कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो पिच होती है। जैसे एक रेवोल्यूशन का टाइम t है जो हमने लिया है, अब उस टाइम में ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे तो मूव करेगा ऐसे, तो इस रेवोल्यूशन में जितना टाइम था उधर कितना मूव कर गया, वो पिच है। अब हॉरिजॉन्टल वो इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो हमने लिखा ना v cos थीटा, ये v cos थीटा यही तो लेके जा रहा है इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो पिच कितना आ जाएगा, ये तो यूनिफॉर्म, अरे v cos थीटा लिखना था, v cos थीटा, ये कंपोनेंट इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अब डिस्टेंस इज पिच, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, ये पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। तो देखो पैरेलल कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा, और टाइम पीरियड अभी निकाला था आपने 2 पाई m अपॉन qb, तो इसको अब लिख दो, बस ये 2 पाई m d sin थीटा अपॉन qb, ये पिच आ गया। पिच यानी वो डिस्टेंस जो चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने टाइम पीरियड में, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन में कवर की है, ठीक है, वो आपका पिच है। ये समझ में आ गया। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनके रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, मैकेनिकल पार्ट के बारे में पूछ जाता है, कभी कभी पिच के बारे में पूछ देता है। और इससे पहले वो थीटा 0, थीटा 180, थीटा 90, तो वो आर के बारे में क्वेश्चन पूछता है, रेडियस बताओ, तो वो भी आपको mv/qb फॉर्मूला याद रखना है। टाइम पीरियड का है जो 2 पाई m/qb, कितना टाइम लेगा, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये एक बार इनको पढ़ लेना, उनको फॉर्मूले को याद कर लेना। जो फिजिक्स में रटना बोला जाता है वो यही रटना है, फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी सेलेक्टर की बात करते हैं। एक टर्म और है इसमें, वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर ही बोलते हैं इसको। बेसिकली देखो जब क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यानी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड भी मूव कर सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, वही बताता हूँ, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और चार्ज पार्टिकल दोनों के परपेंडिकुलर ही मूव करता है। या तीन डायरेक्शन हो गई यहाँ, एक तो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक मैग्नेटिक फील्ड का। ये सपोज करते हैं, ये एक्स वाई जेड ले लिया आपने, ये एक्सिस एक्स, ये सपोज वाई, और ये जेड, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब चार्ज पार्टिकल क्यों चार्ज मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v है इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इधर लग रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इधर, जिसका डायरेक्शन क्या है वाई एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज इधर लग रहा है जो v है, वो z डायरेक्शन में है। तीनों एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। अब देखो जो चार्ज पार्टिकल पर लॉरेंट फोर्स है, वो फोर्स नेट फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण QE प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कारण QV क्रॉस V, ठीक है। ये नेट फोर्स आ गया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स। अब जो हमने यहाँ लिया है वेलोसिटी वेक्टर यानी जो v है वो आपका क्या है, v तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या ले ली x, तो x में हम i के भी डायरेक्शन लिख दिया vi, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है e इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने y में ले रखी है j, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर v इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या ले ली k डायरेक्शन में। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब इसको हम निकालते हैं, फोर्स कितना लगेगा F, पहले वो निकाल दो इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वाला QE, ठीक है, इसको लिख रहा हूं F E लिख देता हूं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या लगेगा QE, यही तो लगेगा। ये चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव होगा तो ये क्या पॉजिटिव लग जाएगा, पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो Q पार्टिकल है, ऐसे मूव कर रहा है इस स्पीड से, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो कितना लगा Q चार्ज, E का डायरेक्शन E क्या है आपका EJ, तो QEJ, ये फोर्स लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स
इधर लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, और फोर्स ये लग दिया एफ ई, जे डायरेक्शन में लग गया, यानी बाई डायरेक्शन में फोर्स लग गया। अब मैं निकाल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, एफ एम ये वाला, ये एफ लिखा है ना, ये ऐसे है, एफ इक्वल्स टू एफ ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, प्लस एफ एम ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स। अब एफ एम का फोर्स निकालो, एफ एम क्या है, क्यू बी क्रॉस बी। अब क्यू तो आपका चार्ज, बी वेलोसिटी देखो क्या है, बी आई, क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड बी के। अब आई क्रॉस के क्या होता है ऐसे आपको बताया था ना 11th में, याद किया हुआ, आई जे के। अब इस डायरेक्शन में जाते तो माइनस लगता है, आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस जे। ठीक है, 11th में याद किया हुआ आपने, तो ये आ जाएगा क्यू बी बी, आई क्रॉस के माइनस जे। इस पे जो फोर्स लग गया वो नेगेटिव वाई एक्सिस में लग गया, इतना क्यू बी बी। ठीक है, तो ये फोर्स को यहां लिख देता हूं, ये फोर्स नेगेटिव वाई एक्सिस, ये एफ एम लग गया इधर। ठीक है, एफ इधर लग गया, एफ एम इधर लग गया, ये क्यू बी बी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस क्यू बी बी। तो नेट फोर्स कितना हो गया यहाँ पर, नेट फोर्स हो गया आपका, ये लिखा मैंने क्यू ई जे, और ये तो डायरेक्शन है जे, माइनस क्यू बी बी जे, यही तो लग गया आपका नेट फोर्स। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई माइनस क्यू बी बी जे, ये फोर्स लग गया। ठीक है, ए इक्वल्स टू क्यू ई जे माइनस क्यू बी बी जे। अब सपोज करो नेट फोर्स, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स जीरो है, एफ जीरो, ये नेट फोर्स लगी, यानी ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। तो ये जीरो करो तो क्या हो गया, क्यू ई, यहाँ जीरो कर दो, लिख देता हूँ डायरेक्टली, दिस इक्वल्स टू दिस आ जाएगा ना, क्यू ई जे माइनस क्यू बी बी जे इक्वल्स टू, चलो लिख दिया जीरो, तो क्यू ई इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू बी बी जे, और ये भी जे। अब जे तो डायरेक्शन है, ठीक है, यानी क्यू से क्यू कट गया, ई इक्वल्स टू क्या आ गया, बी बी, तो बी क्या आ गया, ई अपॉन वेलोसिटी, ई अपॉन बी। इससे आपकी वेलोसिटी निकल के आ गई ई बाई बी। लेकिन कंडीशन क्या है, जब ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, उस केस में पार्टिकल, यानी नेट फोर्स पर जीरो हो गया। जब नेट फोर्स आपका जीरो है तो ये पार्टिकल जो ऐसे मूव कर रहा था वो एक्स डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, तो ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। ठीक है, उस केस में अनडिफ्लेक्टेड मूव कर, इसी कॉन्सेप्ट को हम वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी E इक्वल्स टू क्यू काट दिया बी बी। ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर वेलोसिटी फिल्टर के काम में लेते हैं, वो मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, ये बी ई बाई बी, यानी अनडिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल मूव कर जाएगा इधर, जो जिसका वेलोसिटी ई बाई बी है वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, और कोई दूसरी डिफरेंट वेलोसिटीज वाला है वो डिफरेंट मूव कर जाएगा, वो एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो अब सेलेक्ट हो गई वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। अब कैसे यूज होगा बताओ, देखो, और ये कंडीशन पे क्वेश्चन प्रूव आया है इसमें, क्यू ई इक्वल्स टू अभी बना था ना क्यू बी बी, चार्ज मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो गए, तो क्यू ई इक्वल्स टू बी बी, क्यू से क्यू काट दिया, ई इक्वल्स टू बी बी, और बी इक्वल्स टू ई बाई बी निकल के आ जाएगा। इस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो ध्यान रखना है। अब इसको वेलोसिटी सेलेक्टर सर्कुलेंटम क्यों बोलते हैं, इसमें देखो ये आपका एक्स एक्सिस था, अब सपोज आपने एक स्लिट यहाँ लगा दी, अब इससे चार्ज पार्टिकल की बीम निकल के जा रही है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की बीम अब जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसका वेलोसिटी ई बाई बी है, अब उसमें बीम में डिफरेंट वेलोसिटीज के हैं पार्टिकल्स, अब जिसकी वेलोसिटी ई बाई बी है, ठीक है, वो तो अनडिफ्लेक्टेड एक्स डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, दूसरी स्लिट ले ली यहाँ, इससे मूव कर जाएगा, नहीं जिसकी डिफरेंट है वो इस तरह से चल जाएगी, वो इस स्लिट से पैरेलल है, बिल्कुल इस स्लिट से मूव नहीं करेगा। तो बाकी सारी वेलोसिटीज वाले पार्टिकल फिल्टर हो गए, सिर्फ पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल यहां से निकलेंगे,
और उनका चार्ज चाहे कुछ भी हो, मास चाहे कुछ भी हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चार्ज और मास तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे निकलने वाले पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इससे निकलने वाले की वो वेलोसिटी ये रहेगी भाई, क्योंकि जो एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे उन पर नेट फोर्स 0 रहेगा। तो ये वेलोसिटी सेलेक्ट हो गई। बाकी डिफरेंट वेलोसिटी वाली जो भी बीम निकल गए, चार्ज पार्टिकल रुक जाएंगे, इसको सिलेक्ट से निकल के नहीं जाएगा, तो इसने वेलोसिटी सेलेक्ट कर ली, इसलिए इसको वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको वेलोसिटी सेलेक्टर बोला जाता है कि पर्टिकुलर वेलोसिटी के जो पार्टिकल है, इस बीम को सिलेक्ट से निकाला, तो बाकी जो पार्टिकल है या क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यूज किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इससे सिलेक्ट से निकलने वाले जो चार्ज पार्टिकल है वो पर्टिकुलर वेलोसिटी होंगे। सारे चार्ज पार्टिकल एक ही वेलोसिटी के होंगे, वो ई बाई वी होगा, चाहे उनका चार्ज डिफरेंट हो, मास कुछ भी हो। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो वेलोसिटी सेलेक्टर को जैसे डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस अरेंजमेंट, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर and move with a particular velocity and move with a particle velocity and select the charge particle. ऐसे बोलो, selector बोलो ना, it select the charge particles. This such type arrangement select the charge particle out of beam. Select the charge particle. एक बार फिर से बोलता हूँ, it is the arrangement which select the charge particle with a part of a particle velocity. Select the charge particle of a particle velocity out of a beam. बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स having different velocities. तो different velocity से इसने सेलेक्टर या वेलोसिटी के फिल्टर की तरह यूज हो रहा है। ये वेलोसिटी सेलेक्टर है, यानी इलेक्ट्रिक और काम इस तरह से परपेंडिकुलर अरेंजमेंट करते हैं जिससे पर्टिकुलर वेलोसिटी की बीम के पार्टिकल ही हमें एक तरफ निकल के जाएंगे, बाकी सारे रुक जाएंगे, तो वो वेलोसिटी सेलेक्टर होता है। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ, वेलोसिटी सेलेक्टर in such type of arrangement in which we select the particle of particular velocity out of beam in which charges है different velocities. उसमें charges खूब सारे अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं irrespective of their charge and mass. तो पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को जे थॉमसन ने यूज किया था, E/m रेशो, चार्ज टू मास रेशो, Q/m रेशो। इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, इसलिए E/m रेशो बोलते हैं उसको, चार्ज टू मास रेशो। इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का E/m रेशो जे थॉमसन ने निकाल दिया था इसी कॉन्सेप्ट से। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी इसका यूज किया जाता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर वो डिवाइस होती है जो चार्ज पार्टिकल को अलग कर देती है, आयंस को सेपरेट कर लेती है चार्ज पार्टिकल को। उसमें भी Q/m रेशो का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज स्पेक्ट्रोमीटर में, मास स्पेक्ट्रोमीटर में, और जे थॉमसन ने E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूज किया था।